नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज संजीवनी की कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं खाना खाने के बाद वो कौन सी 6 आदतें हैं जो आपकी सेहत को कर सकती हैं खराब। जी हां, आजकल शारीरिक रूप से खुद को बेहतर बनाने के लिए आप खाने पीने से लेकर योगा, एक्सरसाइज सब कुछ आजमाते हैं, लेकिन कई बार सही रिजल्ट पाने के लिए क्या करना है, इसकी बजाय क्या नहीं करना है, इस पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है। तो आज की संजीवनी में डॉक्टर चौहान आपको यही बताने वाले हैं कि भोजन के बाद किन बातों का ध्यान रख के हम और आप रह सकते हैं सेहतमंद। तो बिल्कुल कहीं मत जाइए, हमेशा की तरह हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। शुक्रिया जी। खाना खाने के ठीक बाद करते हैं अगर ये काम तो हो जाइए सावधान। आपकी 6 आदतें आपको कर सकती है बीमार। और चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं। खाने के बाद कई लोग फल खा लेते हैं, क्या ये सही है? अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपके लिए सबसे पहले यही जानते हैं हम, डॉक्टर साहब, क्या ये सही है करना? जी नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, जब भोजन हम खाते हैं तो भोजन का पचने का एक अपना एक तरीका होता है। जो अन्न है, जो चावल है, रोटी है, सब्जियां हैं, उनका पाचन हमारे पेट में होता है, उसके पश्चात वो छोटी आंत में जाते हैं। लेकिन फ्रूट्स जो होते हैं उनका पाचन डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होता है। वो बहुत लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। तो अगर खाना आपने खाया फिर ऊपर से फ्रूट खाया तो वो आपके स्टमक में अटके रहेंगे और फिर वो पड़े रहेंगे वहाँ, तो फर्मेंटेशन पैदा होगी। आपने देखा होगा कई बार अगर आप इस तरह से भोजन के बाद फ्रूट खाते हैं तो फिर उसकी डकारें आपको आती हैं। केला खाया तो उसकी डकार आएगी। तो फ्रूट्स को अलग खाना चाहिए। अगर बिल्कुल आपकी कोई ऐसी मजबूरी है कि भोजन के समय पर ही फ्रूट आपको खाना टाइम नहीं है तो पहले फ्रूट्स खाइए फिर भोजन खाइए। और इसमें एक और सवाल, क्योंकि डायबिटिक जो लोग होते हैं डॉक्टर साहब, उनको कहा जाता है कि कम से कम 1 घंटे बाद खाइए फ्रूट्स खाना है। तो नॉर्मल लोग भी 1 घंटे बाद खाएं तो क्या ये संतुलित है? 1 घंटे बाद खा सकते हैं, क्योंकि तब तक थोड़ा सा हमारा भोजन जो है वो नीचे चला जाता है जी। और डेफिनेटली जो हमने खाना खाया है वो भी अपने आप में उसका पाचन थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो 1 घंटे के बाद खा सकते हैं। चलिए, ये तो एक आदत की बात हुई, लेकिन कई सारे लोगों को ये भी आदत होती है कि नाश्ता या खाना खाने के बाद चाय या कॉफी पी लेते हैं। तो क्या ये आदत सही है, चाय कॉफी पीना? इसके बाद थोड़ा खुद को गर्म महसूस करते हैं, अच्छा भी फील होता है? जी नहीं, अगर गर्म महसूस करना है तो आप थोड़ा अदरक का पानी पी लीजिए, थोड़ा सौंफ का पानी पी लीजिए, क्योंकि खाना खाने के बाद हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो हमारे पाचन के साथ छेड़छाड़ करे। और चाय के अंदर टैनिक एसिड होता है, वो जो है हमारे आयरन, हमारी प्रोटीन्स को उनको बांध लेता है अपने साथ। तो उनको बांध लेगा तो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो आपने खाना खाया, इतना पौष्टिक भोजन, और वो एब्जॉर्ब ही ना हो तो फिर उसको आपको ब्लॉकेज भी करेगा, वो टॉक्सिक भी बनेगा और आप साथ में आपको उसका फायदा भी नहीं मिलेगा। इसलिए चाय बिल्कुल नहीं पीना है। आपको अगर पीना है तो थोड़ा गर्म पानी पी सकते हैं, वो भी हम बताते हैं आपको कि खाना खाते समय पीना चाहिए। और लास्ट में थोड़ा सा अगर पिए आप थोड़ा अपना मुंह को साफ करने के लिए तो वो अच्छा है, लेकिन नॉट चाय और नो कॉफी। तो बिल्कुल आज से ही ना कह दीजिए अगर आपको भी ये बुरी आदतें हैं खाना खाने के बाद चाय या कॉफी पीने की तो। लेकिन कुछ और आदतें हैं जो अक्सर लोगों में देखने को मिलती हैं, और एक जो सबसे बड़ी आदत शायद मैं कहूँ तो डॉक्टर चौहान आप भी मानेंगे गलत नहीं होगा, खाना लोग खाते हैं उसके बाद लेट जाते हैं और दोपहर में तो खासकर ये करते हैं। ये क्या स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालती है और कितना असर डालती है? देखिए, फिर आपको एक ही चीज हमेशा याद रखनी है कि हमारा जो पाचन है वो ठीक होना चाहिए। कहीं हमारे पाचन में किसी प्रकार की गड़बड़ ना हो। खाना जब हम खाते हैं तो अगर उसके बाद तुरंत आप लेट गए और या सो गए तो आपका सिस्टम जो है वो कफ का प्रकोप होगा, कफ बनेगा, मोटापा आएगा, पाचन आपका ठीक से नहीं होगा। आयुर्वेद में लिखा है कि भोजन के पश्चात 100 कदम चलना चाहिए। 100 कदम स्टेप्स गिन करके आप चलें, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। सोने के लिए नहीं लिखा। आप 10-15 मिनट अगर चाहें तो बैठ जाइए, कोई सोफा है तो उस पर थोड़ा रिक्लाइन करके रिलैक्स करें, और अगर लेटने की आपके पास है फैसिलिटी तो 10-15 मिनट आपको लेफ्ट करवट लेके बाईं करवट लेट जाना चाहिए। सोना नहीं है और ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं आधा पौना घंटा अगर लेटे रहेंगे तो नींद ही आ जाएगी आपको। फिर उसका भी पर्पज ये है कि जब हमारा खाना पच रहा है तो हमारा सर्कुलेशन, सारा ब्लड सर्कुलेशन पेट की तरफ उसका डायरेक्शन हो जाता है, क्योंकि वहां पर कोई काम चल रहा है। तो इसलिए थोड़ा और अच्छा रहेगा कि थोड़ा 10-15 मिनट आप उसको और शक्ति दें, फिर उसके बाद अपना नॉर्मल रूटीन काम
आप कर सकते हैं। और जो आपने बताया कि बाएं करवट, अगर आपको लेटना भी है, हल्का आराम भी करना है, बाएं करवट लेटने का कोई खास कारण? इसका खास कारण ये होता है कि हमारी जो नासिका है उसमें एक चंद्र नासिका, एक ये लेफ्ट वाली चंद्र है, ये सूर्य है। तो लेफ्ट करवट लेटते हैं तो सूर्य नासिका हमारी प्रबल होती है, जिससे बॉडी के अंदर हीट पैदा होती है, और हीट पैदा होगी तो हमारी पाचन अच्छा रहेगा, क्योंकि अग्नि है, अग्नि को मजबूती मिलेगी इससे। तो ये लेफ्ट करवट है। हाँ जी। अगर आप लेटते भी हैं तो फिर लेफ्ट करवट ही लेटिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सुबह उठकर नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर कुछ खाने की आदत होती है, कुछ भी चटपटा डॉक्टर साहब खा लेते हैं, लोग थोड़ा सा टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है, ये माना जाता है। तो क्या ये आदत सही है? ऐसा करना चाहिए हमारे दर्शकों को अगर कोई करता है तो? बिल्कुल सही नहीं है। हमारे यहाँ हम कहते हैं कि बकरी की तरह नहीं खाना है, एक बारी बैठ के खाना है, और दो जो आपके खाने होते हैं, जो 2 टाइम आपका भोजन होता है, उसके बीच में लगभग 4-5 घंटे का गैप होना चाहिए। हाँ, अगर सुबह उठते हैं आप, तो सुबह उठ के कई लोग गर्म पानी पीते हैं, थोड़ा सा शहद वहद डाल के पीते हैं। हम भी बताते हैं कि थोड़ा बादाम भिगो दीजिए, या रात को 1 चम्मच मेथी आपने भिगोया, ऐसी चीजें आप ले सकते हैं। लेकिन कई लोगों की आदत क्या होती है, सुबह चाय पियेंगे, उसके साथ बिस्किट भी लेंगे, कुछ और ऐसा कुछ सॉलिड चीज वो नहीं लेना है। कई लोग मिठाई भी खा लेते हैं साथ में, फिर उसके बाद आधा पौना 1 घंटे बाद नाश्ता भी प्रॉपर करते हैं, तो ये गलत है। सुबह के समय एक ही नाश्ता आपको रखना है, एक ही समय आपको जो भी सॉलिड खाना है उसी समय खाना चाहिए। अदरवाइज वो होगा क्या कि वो पचेगा नहीं, और जब कोई भी चीज पचती नहीं है तो हम आपको समझाएं, पहले भी बहुत बार हमने बताया कि जो अपच होती है उससे आम बनता है, एक विषैला तत्व बनता है जो अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में पैदा करता है। बिल्कुल, यानी अपना तंत्र ठीक रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है हम सभी को। और डॉक्टर साहब, सुना है हमने कई बार, ये खाना खाया उसके बाद बड़े बुजुर्ग मना करते हैं कि तुरंत नहाने मत जाइए। इसके पीछे एक तो कारण क्या होता है ये बताइए, और दूसरा क्या कोई रिस्क फैक्टर भी अगर हम ऐसा करते हैं तो खुद के लिए जोड़ लेते हैं? जी बिल्कुल, देखिए कारण अगर हम देखें तो कारण वही है कि जैसे मैंने अभी कहा आपको कि जब भी हमारा खाना जब हमने खाया तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन पेट की तरफ ज्यादा जो है वो उसकी डायरेक्शन होती है, क्योंकि वहां पर अग्नि को तेज रखना है, भोजन को पचाना है। तो अगर आपने स्नान किया तो स्नान करने से क्या होगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो एक्सट्रीमिटीज में, पैरों में, हाथों में आ जाता है, तो वहां कम रहेगा तो भोजन पचेगा नहीं। और रिस्क इसमें डेफिनेटली यही होता है कि जब आप इस तरह से करते हैं तो एक तो अपने जो प्रकृति के विरुद्ध आप कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का एक डिजाइन है, उस डिजाइन के अनुसार ही हमें उसे चलाना चाहिए। जितने भी हमारे नियम हमारे आयुर्वेद में लिखे हैं वो इस डिजाइन के अकॉर्डिंग ही बने। जैसे आपके पास मोबाइल है तो उसका कुछ रूल है कि इतना है तो इसको ऐसा प्रयोग करना है, गाड़ी है तो उसको कैसे चलाना है, कब उसमें तेल डालना है, कहाँ डालना है, कैसे डालना है, ऐसे इसके भी नियम बनाए। एक मैनुअल जो होता है ना, तो आयुर्वेद केवल एक मैनुअल है और कुछ नहीं है, इस पूरे सिस्टम का मैनुअल है कि इसको किस तरह से सही चलाना है। तो जब भी हम उस मैनुअल को फॉलो अगर नहीं करेंगे और अपने मन से, अपनी बुद्धि से हम कोई चीज करेंगे तो डेफिनेटली फिर उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। और जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि खाने के बाद 100 कदम तो चलना चाहिए, ये आयुर्वेद में बताया गया है। अक्सर डिनर के बाद हम लोगों को देखते भी हैं, डिनर के बाद लोग अक्सर टहल लेते हैं। तो ये टहलना सही है, और अगर सही है तो फिर किन बातों का थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए उस टहलने के दौरान? देखिए, मैं तो कहूँगा कि इमीडिएटली आफ्टर मील्स हमारे यहाँ लिखा हुआ है कोई भी आपको हैवी एक्टिविटी नहीं करनी है, टहलना या कोई जो है इवन लिखा है कि कोई एक्सरसाइज करना या गाना गाना या फिर जो कोई भी मेहनत का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगेन हमारी शक्ति जो है वो डायरेक्टेड है पाचन करने के लिए। तो लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि लगभग 1 घंटे के बाद अगर आप जाएं थोड़ा टहलने के लिए तो वो पॉसिबल है, लेकिन 1 घंटे तक नहीं आपको करना है, कुछ भी ऐसी हैवी चीज नहीं करनी है। और उसके पश्चात आप थोड़ा सा वॉक अगर करें तो वो भी बड़ी जेंटल वॉक होनी चाहिए, जैसे आराम से टहलने वाली, और ज्यादा देर तक नहीं, 15-20 मिनट काफी है। उससे थोड़ा सा भोजन अपना और नीचे आ जाता है, अच्छी तरह से पच जाता है, लेकिन कोई भी हैवी ड्यूटी काम नहीं करना है। तो आप माने या ना माने, आज नहीं तो कल इन बातों पर आपको खुद को स्वस्थ बनाए रखने के लिए गौर करना ही होगा, तो क्यों नहीं आज ही वो दिन। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान से जानते हैं आयुर्वेद में खाना खाने के बाद के नियम क्या हैं और इनसे हमें फायदा किस तरीके से पहुंचता है। डॉक्टर साहब, क्या बताता है आयुर्वेद खाना खाने के बाद के नियमों के बारे में? देखिए, खाना खाने के बाद सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि अगर हो सके तो थोड़ी सौंफ खानी चाहिए, अच्छी है, सौंफ घर में होती है तो सौंफ खाने से आपके पाचन को थोड़ा सा और शक्ति मिलती है।
फिर 100 कदम, जैसे मैंने कहा 100 कदम चलना चाहिए। थोड़ा 10-15 मिनट आप लेटें या बैठें, थोड़ा रिलैक्स करें। इसके अतिरिक्त जो है ठंडा पानी या किसी तरह का भी पानी आपको खाना खाने के बाद बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी कम से कम 1 घंटे तक आपको खाना खाने के पश्चात नहीं पीना चाहिए। वज्रासन में बैठने का भी एक विधान है। वज्रासन में बैठने से थोड़ा सा पाचन को और सपोर्ट मिलता है। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि किसी प्रकार की कोई हैवी एक्सरसाइज, कोई भी स्विमिंग या कुछ ऐसी चीज नहीं करनी है खाना खाने के तुरंत बाद। हाँ, लेकिन आप इतना जरूर करें कि थोड़ा सा जो है अपने सिस्टम को इस प्रकार से आप खाने के बाद रखें। जैसे कि मैंने सर्कुलेशन की बात की, तो बहुत ज़्यादा ठंड में भी नहीं जाना है एकदम से, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी नहीं जाना है। तो एक नॉर्मल जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त आकाश, एक कॉलर जुड़े हुए हैं राजस्थान से। आकाश, स्वागत है आपका संजीवनी में। सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरी सिस्टर है जी। तो उनको है ना, उनके हमने टेस्ट करवाए थे तो उसमें आया था उनके जो चेस्ट में और लंग्स में जी। बलगम जम गया है, जिसकी वजह से ना सांस की नली में भी रुकावट आ रही है। अच्छा। और उनको खांसी भी आती है, और खांसी आती है तो मतलब ना सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सांस रुक ही जाती है बिल्कुल। तो उसके लिए कुछ एलोपैथी ट्रीटमेंट दिए थे उन्होंने, लेकिन मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराना चाहता हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? देखिए, सबसे पहली चीज हम आपको एक ही चीज बार बार कहते हैं कि जो रूट कॉज है, और आपने तो बड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि उनके सांस की नली में बलगम जो है वो जमा हुआ है। तो उस बलगम को हमें बाहर निकालना है। कई बार बलगम बहुत सख्त होता है, सूख जाता है, उसको सॉफ्ट करना पड़ता है, पतला करना पड़ता है, तब वो बाहर निकलता है। क्योंकि अगर वो ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा जो है वो सूखापन उसमें आ जाएगा, तो फिर बाहर नहीं निकलता। फिर खांसी भी होती है, चेस्ट में पेन भी होता है, सांस में तकलीफ भी आएगी। तो एक तो लोकल लेवल पर अगर हम देखें तो गर्म तेल कर लीजिए, सरसों का तेल भी अच्छा रहेगा, थोड़ा गर्म करके और मालिश की जाए। और उसके बाद थोड़ा सा स्टीमिंग या शिकाई या कोई भाप वगैरह लिया जाए, ताकि वो गर्माइश जब अंदर जाएगी तो उससे म्यूकस थोड़ा सॉफ्ट होगा। दूसरा, क्या ऐसी चीजें हैं जो अंदर जाकर के और उसको पतला करें, सॉफ्ट करें, बाहर निकालें? अदरक बहुत अच्छा है। ताजा अदरक लें, उसमें थोड़ा सा नमक लगा करके मुंह में रखें, उसको चूसते रहें, तो ये जो रस जाएगा इससे फर्क पड़ता है। या फिर मुलेठी बहुत अच्छा काम करती है। मुलेठी को थोड़ा गर्म पानी में उबाल करके काढ़ा टाइप का बनाएं और उसको पिएं। और इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में तो दवाइयाँ बहुत सारी होती हैं। आयुर्वेद का जो सबसे अच्छा फायदा ये है कि हर रोग के लिए इलाज है, और दवाइयाँ जो है हमारे जो शास्त्रों में लिखी हैं वो बिल्कुल जो है अलग अलग रोग के हिसाब से उनका वर्णन किया गया है। और जीवा में हम जितने भी प्रकार की औषधियाँ सब बनाते हैं तो हम बिल्कुल एक क्लासिकल तरीके से, शास्त्रीय तरीके से, जो भी पुराना हमारा सिस्टम है उसी को हमने मेंटेन किया है। यही कारण है कि आज जीवा में अगर चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा की दृष्टि से हम आज ये कह सकते हैं आज कि हम सबसे आगे हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स को हम ठीक करते हैं। तो कोई भी रोग हो आपका, आप आएं और अपने रोग को बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से ठीक करें। और चलिए इसी जानकारी के साथ बढ़ते हैं आगे। राहुल हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, एक दर्शक। बहुत स्वागत है राहुल आपका संजीवनी में। डॉक्टर साहब से सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं राहुल बात कर रहा हूँ थाने से। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे को अभी करीब 2 साल पहले टीबी हुआ था लंग्स में। अच्छा। तो ट्रीटमेंट मैंने लिया है, रिलीफ तो है काफी, लेकिन अभी भी कई बार जैसे अब सर्दियाँ हैं हाँ जी। तो कभी सफोकेशन भी होती है और खांसी भी काफी होती है। जी। तो उसके लिए क्या करें सर? देखिए, कोई भी हमारे शरीर में रोग आता है, कोई ऑर्गन हमारा जो है अफेक्ट होता है या कोई सिस्टम इफेक्ट होता है, तो रोग के पश्चात हमारा एक फर्ज बनता है कि उस ऑर्गन को या उस सिस्टम को वापस हमें शक्ति देनी है। क्योंकि जब वो रोगग्रस्त होता है तो डेफिनेटली उसमें कमजोरी भी आती है, वीकनेस भी आती है, कई प्रकार के क्षति उसमें, नुकसान उसमें होता है। तो लंग्स को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा है च्यवनप्राश। और जीवा में जो हम च्यवनप्राश बनाते हैं, आप लोगों को तो मालूम ही, बहुत हमारा च्यवनप्राश पसंद किया जाता है। उसमें हम फ्रेश आंवला जो यूज करते हैं, उसकी पीठी जो है वो फ्रेश आंवले से बनती है, जिसमें कि विटामिन सी की क्वांटिटी काफी ज्यादा मानी गई है। साइंटिफिक जो रिसर्च के माध्यम से भी ये पता लगा है। दूसरा, जो शहद बहुत अच्छा रहता है, शहद भी आप सेवन करें, उससे भी आपके फेफड़े में मजबूती आती है। और सब्जियों का सूप पिए, क्योंकि सूप पीने से एक तो वो आसानी से पचेगा, और जो पोषण उसमें, जो पौष्टिक चीजें जो हमारे सब्जियों के अंदर हैं वो आपको उससे मिलेंगी।
लंग्स के अराउंड थोड़ा मालिश करें, गर्म पानी का में टॉवल डाल के निचोड़ के थोड़ा उससे सेक करें। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ ना खाएं और बहुत ज़्यादा तली चीज़ें या गरिष्ठ भोजन जो देर से पचता है या जो म्यूकस बनाता है, बलगम बनाने वाली चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। इस तरह से आप अपने फेफड़ों को मजबूत कर सकते हैं। और इसका स्पेसिफिक अगर कुछ आपको टॉनिक चाहिए तो हमारे डॉक्टर से बातचीत करें, आपको स्पेशल कई टॉनिक्स भी हम बना करके भेज सकते हैं। और जब खान पान की बात हो रही है तो एक और बात जरूर अपने आप स्वाभाविक हो जाती है डॉक्टर साहब, हिचकी की। जी। और मैंने तो महसूस भी किया है कि अगर तीखा भी खा लीजिए, मिर्च खा लीजिए तो भी हिचकी आ जाती है। तो इसके संबंध में भी हिचकी बार बार हमें आती क्यों है, और अगर आती है तो इससे क्यों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404404 इस पर कॉल कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। और चलिए अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर चौहान आपको बताएंगे हिचकी रोकने के घरेलू उपायों के बारे में। डॉक्टर साहब, कई बार कहा जाता है अचानक कुछ ऐसा बोल दीजिए जिससे आदमी डर जाए और हिचकी उससे चली जाएगी। ये तो एक नुस्खा जो हम सुनते आ रहे हैं, आप क्या बताएंगे आयुर्वेद के मुताबिक? बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं और ये सब जो मैं बताता हूँ आपको, ये सब एक्सपीरियंस्ड हैं। मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताता हूँ। हिचकी को तुरंत रोकने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। काली मिर्च आप ले लीजिए, काली मिर्च को किसी चिमटी से पकड़ लीजिए या कोई पेन उसमें प्रिक करके उसको जलाइए। जब जलेगी तो आग लगेगी और आग जैसे बुझती है तो उसमें से धुआं निकलता है काफ़ी। उस धुएं को आप नाक के नीचे रख के और उसको अंदर स्निफ कर लीजिए, आपकी हिचकी तुरंत रुकेगी। अभी कोई हमारे मित्र थे, वो दुबई फ्लाइट में गए, उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई तो मैंने उनको बताया कि जी बहुत अच्छा काम किया उसने। दूसरा जो है, शहद खा लीजिए, अगर रखा है तो थोड़ा सा शहद चाट लीजिए, उससे भी फर्क पड़ेगा। या ताज़ा अदरक घर में होता है आपके, ताज़ा अदरक थोड़ा लेके उसमें थोड़ा काला नमक या सेंधा नमक, जो भी नमक घर में है, उसको लगा के थोड़ा थोड़ा आप चूसते रहें, उससे फर्क पड़ेगा। इलायची का पाउडर जो होता है वो थोड़ा ले लीजिए, चौथाई चम्मच, उसको शहद में मिला के चाटने से भी हिचकी बंद होती है। या दालचीनी अगर है आपके पास, दालचीनी का पाउडर शहद में मिला के चाटने से भी आपको फर्क पड़ता है। एक और सिंपल सा तरीका है, एक गिलास पानी आप फर्श पे रखें, उसमें एक स्ट्रॉ डाल दीजिए और उकड़ू पोजीशन में बैठ के ऐसे बिना हाथ लगाए आगे झुक के वो स्ट्रॉ से पानी पीने की कोशिश करिए। उससे, क्योंकि आपका ये जो मोशन है ये विपरीत दिशा में जाता है, तो हिचकी रुक जाती है। ये बेहद अनोखे तरीके आपने बताए हैं और मेरा यकीन है कि किसी भी दर्शक ने आज तक कम से कम ये तरीके तो नहीं सुने होंगे। हाँ, लोग ज्यादातर दवाई के पीछे पड़ जाते हैं। बिल्कुल। और दवाई से कुछ होता नहीं होता, लेकिन इन चीजों से जरूर होगा, तो इसका खास ख्याल रखिए, अपनाइए। अगर आपको हिचकी की समस्या है तो दूर हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू। और चलिए, आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर हम डिस्कस करेंगे, साथ ही आपको उसका उचित सोल्यूशन भी देंगे। और अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेहत के नंबर रख लीजिए 0129404404। इस पर फोन कर आप अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, फिट रहें, अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।